हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कैमराइट इंस्टीट्यूट गाइस। सो हम लोगों ने फार्मूला फिजिक्स की जो सीरीज कंटिन्यू किए हुए थे उसमें सेकेंड पार्ट में आ चुके हैं और आज के पार्ट में हम लोग देखेंगे क्लास 12 से जो चैप्टर्स वाइज फार्मूले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर जो हम उठाते हैं वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो वेट अ सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला फार्मूला आपका क्या है, कूलम्ब्स का लॉ। कूलम्ब्स का लॉ क्या है, वो F इक्वल टू 1/4 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का मोड। बात खत्म, सीधी सिंपल। ठीक, या फिर आप इसे लिख सकते हो 1/4 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू 1/4 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू और यूनिट क्या। ये इतना सिंपल सा फार्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर किसी भी पॉइंट पे E इक्वल टू डिफाइंड एज E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। सेम तरह के चार्जेस आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, लेकिन अपोजिट तरह के चार्ज आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सेम है तो रिपेल, अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो अट्रैक्ट। बात खत्म, सिंपल। इसके बाद क्या आता है आपका, व्हाट विल बी द पोटेंशियल चार्जेस, यानी कि लाइक जो पोटेंशियली वर्क डन करने के लिए जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। यानी किसी भी चार्ज को जो एक जगह से दूसरी जगह यानी इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक लाने में जो किया गया वर्क डन होता है, उसको अगर हम उसी मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दें चार्ज के तो हमें पोटेंशियल मिल जाता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स यानी ए और बी के बीच का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखें तो क्या लिखते हैं, वी ए माइनस वी बी। वेरी सिंपल। ठीक, अब पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉइंट चार्ज है अगर तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेकिन इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज उस केस में क्या आता है, ई इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन। सिंपल। इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग थिन शीट, इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग थिन शीट, कंडक्टिंग थिन शीट यानी कि जब आप जो है नॉन कंडक्टिंग थिन शीट लेते हो तो उसमें क्या आता है, ई इक्वल टू सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन इनटू एन कैप। फोर्थ के लिए आप यहाँ पे देख लो क्या, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए लिखते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो देखो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो इसके लिए जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है ये है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए जो आप लिखोगे ई इक्वल टू की क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, एज सिंपल एज दैट। और ये हो गया एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेकिन ई अगर मैं सेंटर पे बात करूँ, ये आपका जो है एक्सिस पे है रिंग के, लेकिन अगर मैं सेंटर पे बात करूँ ई एट द सेंटर, ई एट द सेंटर विल भी कितना, 0 होगा। लेकिन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल की, किसकी बात कर लूँ, लगे हाथ पे पोटेंशियल की भी बात करते हुए चलता हूँ अब से। वी एक्सिस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी एक्सिस की वैल्यू हो जाएगी के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट। लेकिन वी सेंटर कितना होगा, वी सेंटर की वैल्यू हो जाएगी आपकी के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। अच्छा, अगर मैं यहीं पे बात कर लूँ इनफाइनाइट नॉन थिन कंडक्टिंग शीट के लिए पोटेंशियल की, तो यहाँ पे वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन आर बी माइनस आर ए। ठीक, इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्जेस के लिए बात करूँ, इनफाइनाइट लाइन चार्जेस के लिए तो ये मान लो वी बी माइनस बी ए लिख लो यहाँ पे, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू कितना
2k लैम्डा ln RB डिवाइडेड बाई RA। ठीक है, ये जो है इनके बीच की डिस्टेंसेस हो जाएंगे, बात खत्म। और अगर मैं पॉइंट चार्ज के लिए V की पोटेंशियल की बात करूँ तो V इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R होगा, एज सिंपल एज दैट। कोई नेक्स्ट है आपका फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर होगा आपका क्या, थिन कंडक्टिंग स्पीड, इनफाइनाइट थिन कंडक्टिंग शीट। ठीक है, सॉरी ठीक है। इसके लिए क्या होता, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा बाई आयरन इंटू एन। इसके बाद जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस की आती है। इसमें दरअसल इसमें पोटेंशियल स्पेशली डिफाइंड नहीं होते, जहाँ पे मैंने वी माइनस बी ए करके लिखा है वहाँ पे समझ जाओ स्पेशली पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होते। वहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जा सकता है। इसको बात ध्यान रखना, आर बी माइनस आर बी। ठीक, अब बात करता हूँ यूनिफॉर्मली चार्ज हालो कंडक्टिंग स्फीयर या स्लेश नॉन कंडक्टिंग या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। तीनों बातें जो मैं कहूँगा तीनों एक ही है। चलो राइट डाउन करते उसको। किसकी वजह से, 6 है, किसकी वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, कौन क्या क्या चीज है, हॉलो कंडक्टिंग स्लैश नॉन कंडक्टिंग स्लैश सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। इतनों की वजह से ई इंटरनल कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर वी इक्वल टू के क्यू बाई स्मॉल आर। बाहर ये आर जो था ये ग्रेटर देन आर था, सॉरी इनकी जगह इसे आउट लिखो, इसे भी आउट लिखो, और ई इंटरनल अब लिखो 0 स्मॉल आर लेस देन आर, ये कंडीशन। और वी इन जो होता वो होगा के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वाली ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट है यूनिफॉर्मली, किसकी 6 हो गया ना, 7 वाली को, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कौन सा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो अब अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके लिए जो आपका ई आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर लिखो, एंड वी इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर। किसके लिए, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए। फिर ई इक्वल टू के क्यू आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब, यानी रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन। स्मॉल आर कितना है, लेस देन कैपिटल आर है, और वी इक्वल टू कितना आएगा, रो बाई 6 एप्सिलॉन 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। एक और जो बचेगा वो है 8वां वाला, ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क। ऊपर जो हमने पढ़ा था वो रिंग था, अब यहाँ पे देख रहे हैं यूनिफॉर्म डिस्क। इसकी वजह से ई एक्सिस कितना होगा, ई एक्सिस की जो वैल्यू आएगी सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट में डालो, एंड वी इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये अलग। और एक ई और वी में जो रिलेशन होता है, ई इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी आर या फिर डी बी बाई डी एक्स लिख लो, बात खत्म। वर्क डन बाई द एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग द चार्जेस, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वी ए माइनस बी बी, किसी भी पॉइंट पे लाने में किया गया काम। और आपको मैं, और जो आपको पता है कि जो ये W है
ये Q से रिलेटेड होगा, सॉरी U पोटेंशियल एनर्जी से ही पोटेंशियल एनर्जी यानी कि Q इंटू वी बोलेंगे। पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं? Q इंटू पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल किसी भी सिस्टम का आप ऐड कर सकते हो कॉन्टिन्यूसली, U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन। तो ये डायरेक्टली आप एडिटिव होते हैं नेचर में, इन्हें आप ऐड करते हुए जा सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का जो फार्मूला होता है ये क्या है? ये है आपका 1/2 अपसाइलन इंटू ई स्क्वायर। अपसाइलन की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और जो अभी तक ऊपर हमने के देखा था, के की वैल्यू कितनी? 9.0 इंटू 10⁻9। बात खत्म। ठीक, अब इसके बाद आ जाता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल है, डाइपोल की वजह से कितना होता है? पहली बात तो डाइपोल मूवमेंट P इक्वल टू Q इंटू एल, एक तरफ निगेटिव दूसरी तरफ पॉजिटिव, इतना फिक्स। फिर आ जाएगा आपका एक्सिस की वजह से, एक्सियल की केस में कितना होगा, और इक्वेटोरियल पोजीशन में इक्वेटोरियल, और यहाँ पे लिख लो जनरल। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, ई इक्वल टू एक्सियल के केस में ई इक्वल टू 2 kp/r3। पी पता है, QL होता है, एल जो है इनके बीच की डिस्टेंस होती है। फिर इक्वेटोरियल के केस में kp/r3, और जनरल केस में क्या होता है? kp/r3 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये होता है। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात कर लूँ, या इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ो, पोटेंशियल की बात कर लूँ, तो पोटेंशियल भी आपका जनरल होता है kp cos थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है, अब सेम वही चीज आप यहाँ पे रख के देखो, यहाँ पे भी थीटा 90 आएगा, तो यानी ये 0। एक्सेल में रखो, थीटा कितना आएगा? यहाँ पे आपका जो आएगा kp/r स्क्वायर कुछ आएगा। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, ठीक, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल की वजह से, डाइपोल की वजह से जो टॉर्क होता है, टॉर्क की वैल्यू होती है टॉ इक्वल टू P क्रॉस E, यानी कि PE साइन थीटा। डन, ये टॉर्क होता है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी, और जो आपका E होता है, इसमें क्या रिलेशन है? इसमें होता है रिलेशन आपका U यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस P डॉट E। ये किसका है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। ठीक, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इसमें। P डॉट E है, और यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और ये डॉट प्रोडक्ट, यानी कि माइनस PE कॉस थीटा है। सिंपल बात समझ में आई? ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं फ्लक्स के लिए क्या है। फ्लक्स यानी कि गॉस का लॉ। अब जब गॉस के लॉ की बात करेंगे तो क्या आएगा? गॉस का लॉ क्या होता है? सरफेस यानी कि सरफेस इंटीग्रल वेक्टर E डॉट ds इक्वल टू Q इंटरनल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पहला इससे जो फॉर्मूला निकल के है, इंटेंसिटी नियर कंडक्टिंग सरफेस, किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के आसपास में कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन इंटू n कैप। इलेक्ट्रिक प्रेशर, इसकी वजह से कितना जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो होती है P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। किसी भी दो पॉइंट के बीच में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो क्या लिखेंगे आप? VB माइनस BA इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ नेगेटिव A टू B, या पॉजिटिव भी रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, E डॉट dr, dl नहीं dr, एज सिंपल एज दैट, खत्म। यहाँ पे आपका इससे ज्यादा नहीं है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर नेक्स्ट आपका आ जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट, अब करंट में आपका सबसे पहले क्या आएगा? I आएगा, I इक्वल टू QT। एक जो पिछले में नहीं पढ़ा था वो Q इक्वल टू NE होता है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? NE इक्वल टू I डिवाइडेड बाई T। ठीक है, तो I इक्वल टू यहाँ से एक चीज और मिल जाएगा, NE इंटू NE डिवाइडेड बाई T मिलेगा यार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आपको जो इलेक्ट्रॉन दी होती है, जो करंट किसी भी कंडक्टर में ID, जिसे कि आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोलते हो, उसकी वैल्यू क्या होती है? NE
ए वी डी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से जो करंट फ्लो कर रही है कंडक्टर में उसे ड्रिफ्ट करंट बोलेंगे और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, ये फार्मूला आया। फिर यहाँ से आप निकालते हो वी डी का फार्मूला कितना आता है। वी डी का फार्मूला एक और निकल के आता है 1/2 स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ। टाउ क्या, जहाँ पे क्या है रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि द टाइम बिटवीन व्हिच द कोलिजन इज हैपनिंग बिटवीन एनी टू इलेक्ट्रॉन्स। ओके, करंट डेंसिटी जे, जे इक्वल टू क्या होता है आपका डी आई बाई डी ए, यानी करंट पर यूनिट एरिया। ये आपका क्या होता है करंट डेंसिटी, ये है आपकी करंट डेंसिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी आर इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओम का लॉ क्या आया, V इक्वल टू आई आर, सिंपल। फिर आर रेजिस्टेंस जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट जब होता है उसके केस में क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस के केस में इसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है आपका आर इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा। सेम कुछ इसी तरीके से बनकर के इसमें से आएगा। ओके, ठीक है। अब देखो जो आर इक्वल टू रो टू एल था, अब यहाँ पे रो क्या होता है, रो होता है आपका रेजिस्टिविटी। रो है आपका, रो क्या होती है, इसे बोलते हैं आप रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है कंडक्टिविटी, सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू 1/रो। फिर जो अभी अभी आपका करंट डेंसिटी आई थी इसको आप लिखते हो सिग्मा इंटू ई, यानी कि कंडक्टिविटी किससे रिलेटेड है, सॉरी करंट डेंसिटी सीधा आपकी कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होती है। ठीक, यहाँ तक आपको आई डोंट थिंक समझने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। फिर जो रो होता है, रो को आप किसी दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। रो इक्वल टू क्या होता है m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। m जो है मास है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, ई चार्ज, n कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सॉरी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट आएगा आपका इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर कितनी है, इलेक्ट्रिकल पावर के लिए क्या लिखते हो P, P इक्वल टू V इंटू आई। इज इट, सीधा सिंपल बात खत्म। या फिर आई स्क्वायर इंटू आर, या फिर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये हो जाएगी आपकी क्या इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला। इलेक्ट्रिकल पावर के फार्मूले के बाद आपसे मैं पूछूं कितना हीट होगा जनरेटेड, तो इसमें आप लिखेंगे वी आई इंटू टी। वी आई की जगह पे आप लिख देंगे आई स्क्वायर आर इंटू टी, यानी ये जूल इफेक्ट है। फिर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू टी, ये आपका हो गया जूल इफेक्ट। फिर नेक्स्ट आपका आएगा किरचॉफ लॉ। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे किरचॉफ्स का जो लॉ है, किरचॉफ्स लॉ में सबसे पहला आपका आएगा जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्या फॉलो करता है, ये फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को होल्ड करता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को होल्ड करता है, सिग्मा आई स्क्वायर की वैल्यू 0, जितनी भी आ रही है या जितनी जा रही है सबको। फिर वोल्टेज लॉ यानी सेकंड क्या है लूप लॉ। लूप लॉ किसको होल्ड करता है, ये एनर्जी को, एनर्जी कंजर्वेशन को होल्ड करता है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप है उसमें ईएमएफ समेशन ऑफ ऑल ईएमएफ इक्वल टू 0। ये या फिर डेल्टा वी इक्वल टू लिख लो 0 पूरे लूप में। क्लियर। इसके बाद रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशंस, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशंस, अगर बात करें हम रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की तो क्या होगा, सीरीज का कॉम्बिनेशन किस तरह बनता है इनका, कुछ इस तरह का। सीरीज में क्या सेम होता है, आई सब करंट सब में सेम होती है, और V क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप, डेल्टा V डिफर करता है सारे रेजिस्टेंस पे, R1 पे अलग, R2 पे अलग, R3 पे अलग वोल्टेज का डिफरेंस होगा, लेकिन जो इनमें बहने वाली जो करंट की वैल्यू है वो I सब में सेम होगी। ये पहला था सीरीज। सीरीज के बाद सेकंड कौन सा आता है, सेकंड होता है आपका, सॉरी पोटेंशियल लिख रहा हूँ गलती से, यहाँ पे होगा पैरेलल। पैरेलल का डायग्राम कुछ इस तरह से, ये रहा आपका, ये हो गया आपका पैरेलल। अब जब ये पैरेलल हो गया तो ये R1 R2 R3
पैरेलल में क्या सेम होता है, डेल्टा वी सेम, पोटेंशियल ड्रॉप सेम, लेकिन जो आई है करंट है ये डिफर करेगी, यानी कि सारे में जो करंट बह रही है ये सारे रेजिस्टेंस में अलग अलग तरह से रेजिस्टेंस फ्लो करेगी। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज ये किस तरह की सर्किट होती है दिखाते हैं आपको। ये कुछ एक तरह का ब्रिज की तरह का फॉर्मेशन है, ये रहा पी क्यू आर एस, इसमें समझ लो पी एस इक्वल टू आर क्यू है, तो जो है ये कैसा ब्रिज है, ये तब इसमें आपको जी मान लो इसको, तब ये एक ऐसा ब्रिज है जिसे कि आप बोलेंगे बैलेंस ब्रिज है। बैलेंस ब्रिज में क्या होता है, जो ये जी है यानी जो गैल्वेनोमीटर लगा है इसमें कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता है। अगर आप जी और जो है आपकी बैटरी की उसमें आप पोजीशन इंटरचेंज भी करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उस केसेस में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा अमीटर। अमीटर और उसके नेक्स्ट आ जाएगा आपका वोल्ट मीटर। दोनों को साथ समझते हैं तो थोड़ा आसान होगा। मीटर में आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना होता है, जो गैल्वेनोमीटर लगा है गैल्वेनोमीटर के साथ आपको एक पैरेलल में शंट जोड़ देना होता है, जो कि शंट क्या होगा, शंट का जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ही छोटा होगा, ये स्मॉल होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। लेकिन फिर वोल्ट मीटर में क्या होता है, वोल्ट मीटर में आप जैसे आपका था गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में ही एक शंट जोड़ देते हो और ये शंट की जो वैल्यू होती है हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। बस बात खत्म, इतना सा है। और जब अमीटर को किसी भी सर्किट में जोड़ते हैं तो सीरीज में जोड़ते हैं, और इसके साथ शंट को देखो पैरेलल में जोड़ा है लेकिन सर्किट में कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में। वोल्ट मीटर को देखो शंट कैसे जोड़ा है, सीरीज में, लेकिन इसको सर्किट में कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में। ठीक, बात खत्म। अब यहाँ से इसमें जो आपका आएगा, मान लो कि जो गैल्वेनोमीटर में आईसी करंट फ्लो करेगी और जो शंट में है आपकी यहाँ से टोटल आई आ रही थी, तो शंट में अब कितनी जाएगी, आई माइनस आई जी, ये कितनी हो गई शंट की वैल्यू। और इस वाले में अगर मैं देखूं तो इसमें अभी भी आई जी जाएगी। अब देखो इसमें वोल्टेज ड्रॉप में मानूंगा दोनों के क्रॉस सेम हो गए, यानी जी इंटू सॉरी एस इंटू आई माइनस आई जी इक्वल टू आई जी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये होल्ड करेगा इसके लिए। और जबकि वोल्ट मीटर के लिए क्या होल्ड करेगा, V इक्वल टू यानी जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इक्वल टू I डिवाइडेड बाई आई जी इंटू आर एस, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ शंट प्लस आई जी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक, अब देखो अगर रेजिस्टेंस ऑफ जो शंट है वो बहुत बड़ा है गैल्वेनोमीटर के कंपैरिजन में, तो हम गैल्वेनोमीटर वाले टर्म्स को जो है नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ से जो आपका बन के आएगा वो आएगा क्या, आर एस इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आई जी। यहाँ तक समझने में मुझे नहीं लगा कोई दिक्कत होनी चाहिए आप लोगों को। और इसी के साथ आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी भी खत्म हो गया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो आपका नेक्स्ट आएगा वो होगा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस काम क्या होता है इनका, होल्ड करना चार्जेस को। इसके बाद Q इक्वल टू, इसमें फार्मूला स्टार्ट करते हैं, Q इक्वल टू सी वी, जहाँ पे C जो है कैपेसिटेंस है, Q इसमें कितने चार्जेस हैं। ठीक, इसमें एनर्जी स्टोर कितना होता है, U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। इसको आप और क्या लिख सकते हैं, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C इक्वल टू क्यू वी डिवाइडेड बाई 2। एनर्जी डेंसिटी कितना होगी, एनर्जी डेंसिटी इसकी, एनर्जी डेंसिटी अगर मैं लिखूँ सीधा तो 1/2 एप्सिलॉन इंटू के इंटू ई स्क्वायर। बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसके लिए कैपेसिटेंस कितना होगा, कैपेसिटर है तो आपका जो कैपेसिटेंस होगी वो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के एप्सिलॉन इंटू ए डिवाइडेड बाई डी। स्फेरिकल कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है अगर आपके पास, तो स्फेरिकल कैपेसिटर के केसेस में आपके लिए क्या होगा, सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर इंटू कैपिटल आर। सिलेंड्रिकल के केस में देखो तीनों पढ़ लिया आपने, 1 2 3, तीन तरह के होते हैं सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के केस में क्या होता है आपका
यहाँ पे आपका आता है कैपेसिटेंस पर यूनिट 2 पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एल एन बी डिवाइडेड बाई ए। अब आप पूछोगे बी क्या है? बी जो है आपकी एक्सटर्नल रेडियस, ए जो है आपकी इंटरनल रेडियस होती है। समझ गए बात को? तो बस इतना इसमें है। और इसमें भी आपका जो है कैपेसिटर दो तरह के होते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। अब देखो सेम टू सेम इसमें भी फिगर बनेगा। सीरीज के लिए आपको ऐसे जो बनाते जाओ, ये लो 3 बना दिया, एक बैटरी से जोड़ दो। पैरेलल के लिए भी क्या करो, ये लो 2 3 बना दिया, इसको भी काम करो, एक बैटरी से जोड़ दो, ये लो बैटरी से जुड़ गया। सीरीज में आपको ध्यान रखना है क्या सेम होता है, चार्ज और वोल्टेज दोनों की बातें लिख लेते हैं। सीरीज में आपका यहाँ पे चार्ज सेम है सारे कैपेसिटर्स पे, जो ये C1 C2 C3 वाले हैं सब पे सेम है। और जो वोल्टेज है ये डिफर करेगा सब पे। फिर अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल की जो बात होगी तो यहाँ पे जो चार्ज होगा ये डिफर करेगा और जो वोल्टेज है वो सब पे सेम होगा। बस बात खत्म यहाँ पे। ठीक, इतने के बाद आपका जो ये कैपेसिटर भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा अल्टरनेटिंग करंट, एसी। एसी पहले एसी बताऊं या मैग्नेटिज्म स्टार्ट करूं? आई थिंक एसी बता ही देता हूँ, एसी अगर स्टार्ट कर लिया तो। एसी में देखो अल्टरनेटिंग करंट इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है ना फेज डिफरेंस होता रहता है, हमेशा जो करंट है वो फ्लक्चुएट करती रहेगी। और बाकी जो अब तक हम लोगों ने देखा था ये सब डीसी की चीजें थी। अब देखो एसी में क्या होता है, एसी में आपको 3 तरह की सर्किट देखने को मिलती है। एल एक रेजिस्टेंस इंडक्टर सर्किट, कैपेसिटर सर्किट और रेजिस्टर सर्किट। ठीक है, इसके साथ साथ आपको इन तीनों में एक एक चीज जो है, एक जो फेज डिफरेंस है वो भी याद रखना पड़ता है। सो गाइस, जो रेजिस्टर सर्किट होते हैं ना, इसमें आपकी जो करंट है, जो आई है और जो वोल्टेज होता है, ये आपस में सेम फेज में होते हैं। आई में जो आर वाले में आई एंड वी आर इन सेम फेज। ठीक है, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन कैपेसिटर में क्या होती है, करंट जो है लीड करती है कितने से, करंट लीड्स बाई कितने से, पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री से। इंडक्टर में कौन लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है कितने से, वोल्टेज लीड्स बाई पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री से। ठीक है, और इसके बाद आपको जो देखना है वो है जो इंडक्टर सर्किट होते हैं, इसमें जो आप बोलते हैं इंडक्टेंस, उसे बोलते हैं एक्सएल। एक्सएल का फार्मूला क्या होता है, ओमेगा है। कैपेसिटर्स में क्या होता है, एक्ससी, रिएक्टेंस यानी कि 1 बाई ओमेगा सी। रेजिस्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस, इसका क्या होता है, आई आर, या फिर आप इसे आर बोलते हो। एक तरीके से रेजिस्टेंस ये जो आर है। बाकियों में भी ये टैंस वगैरह जो लगे हैं, इंडक्टेंस रिएक्टेंस, ये सब का मतलब यही है कि इनका इंडिविजुअल कितना है रेजिस्टेंस। ठीक, इतना चीज क्लियर हो चुका है आपको। और जो आर एम एस वैल्यू होती है, आई आर एम एस, इसको लिखते हैं आई नॉट बाई रूट 2। वी आर एम एस को क्या लिखते हैं, वी नॉट रूट बाई 2। वी नॉट जो है ये पीक वैल्यू है और वी नॉट भी जो है ये अपनी रिस्पेक्टिव टर्म्स में पीक वैल्यू है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं एलसीआर का कॉम्बिनेशन। एलसीआर सर्किट को एक सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक, यानी एक तरफ एल यानी कि इंडक्टर है, एक तरफ सी कैपेसिटर है, एक तरफ रेजिस्टेंस आर है, एल सी आर। यहाँ पे एक एसी सोर्स लगा दिया हमने। अब इसमें जो एक्सएल है ये अलग फेज में, एक्ससी आपका अलग फेज में और रेजिस्टेंस आपका अलग फेज में आता है। इसकी वजह से आपको एक नेट इंपीडेंस जो देखने को मिलती है वो है जेड इक्वल टू, कितना आती है, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल डिफरेंस ऑफ एक्स सी का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है। और इनके बीच में जो आपका एंगल बनता है वो होता है tan फाई इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर। करेक्ट, ये होता है आपका एलसीआर सर्किट में एक नेट रेजिस्टेंस, ये हो गया, और इनके बीच नेट रेजिस्टेंस के जो बीच है उनके बीच का एंगल। जो tan फाई है इसको मैं दिखा देता हूँ किस तरह से है। जेड, ये आपका एक्स एल माइनस एक्स सी
और ये आपका आर और ये आपका थीटा। इसी को आप लिखते तो cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड। इसी को cos फाई आर बाई जेड को ही आप क्या बोल देते हो, पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं पावर सप्लाइड। क्या पावर सप्लाइड, पावर सप्लाइड का जो फार्मूला आता है इसमें वो होता है आपका आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर या फिर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई या फिर 1/2 वी एम। अब यहाँ पे V0/2 I0/2 करके लिख लो, V0 इंटू कॉस फाई। ये आपका जो है पावर सप्लाई का फार्मूला हो गया, सिंपल। इसके बाद इसमें जो सबसे लास्ट टॉपिक आता है वो है ट्रांसफार्मर्स को लेकर। ट्रांसफार्मर्स को लेकर के एक रेशियो आपको देखने को मिलता है। ट्रांसफार्मर्स में एक रेशियो का फार्मूला होता है। इसमें दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक तो स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। इसमें जो ट्रांसफार्मर का रेशियो होता है सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी अपॉन ईएमएफ ऑफ प्राइमरी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना कि इनके बीच का जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट होता है। और इसके साथ साथ इसमें से और एक चीज पता लग जाती है, वो है आई एस ऊपर है तो आई पी, आई प्राइमरी ऊपर हो जाती है और यहाँ पे आई एस ये आती है इससे वी एस इंटू मल्टीप्लाइड बाई आई एस इक्वल टू वी पी मल्टीप्लाइड बाई आई पी। ये किस सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब नो नेट एनर्जी लॉस हो, नो नेट एनर्जी लॉस के सिचुएशन में। और एक चीज होता है जो है क्वालिटी फैक्टर, यानी क्यू फैक्टर के ऊपर कई बार फार्मूले पे आया है सीधा। फार्मूला क्या होता है, ओमेगा नॉट एल डिवाइडेड बाई आर। ये होता है आपका क्वालिटी फैक्टर और दैट्स इट, आपका यहीं पे जो है इसी समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अब मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। अब मैग्नेटिक इफेक्ट में सबसे पहला ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसकी वजह से कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे, B इक्वल टू ड्यू टू पॉइंट चार्ज मूविंग, ड्यू टू मूविंग पॉइंट चार्ज लिखूंगा यहाँ पे, ड्यू टू अ मूविंग पॉइंट चार्ज म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई Q इक्वल टू B क्रॉस R डिवाइडेड बाई RQ। बात खत्म। सेकेंड, बायो-सेवर्ट का लॉ, बायो-सेवर्ट्स लॉ, इसकी वजह से जो आता है DB इक्वल टू वेक्टर म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू DL क्रॉस R डिवाइडेड बाई RQ। जिस तरह का फिगर बनाते हो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हो DL की वजह से, और ये आपका R होता है। थर्ड आपका आता क्या, ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर की वजह से कितना, ये एल वायर है किसी भी पॉइंट पे जो कि मिड में है, इसकी एक तरफ से एंगल θ1 दूसरी तरफ का एंगल θ2 हो, तब B इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई I बाई R इंटू देन साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये हो जाता है उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला। फोर्थ, ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, अगर वायर की लेंथ ही इनफाइनाइट हो उस केस में B इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू I बाई R। नेक्स्ट, MF ड्यू टू सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। अब सर्कुलर लूप की वजह से जो होता है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, दो केस, एट सेंटर और एट एक्सिस। एक्सिस पे कितना होगा, सेंटर पे कितना होगा, सेंटर पे होता है B इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N I डिवाइडेड बाई 2R, जबकि
एक्सिस पे कितना होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सेम उसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में था, ए स्क्वायर या फिर सॉरी एक्स स्क्वायर लिखो आर स्क्वायर की पावर 3/2, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने निकाला था। करेक्ट। अब नेक्स्ट आप छठवां लिख लो, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के लिए भी दो केस बनेंगे। पहला सेंटर है या वो, आप एक ही सिंपल सा फार्मूला लिखो सोलेनॉइड के। सोलेनॉइड का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, इसके सेंटर पे इसके द्वारा बनाया गया एंगल और इसके द्वारा बनाया गया एंगल। पहले वाले के लिए बनाया गया एंगल कितना, θ1, दूसरे वाले के लिए बनाया गया एंगल कितना, θ2। तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। बात खत्म। अगर सेंटर पे पूछ लेता है तो यहाँ के लिए क्या होता है, सीधा b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आ जाता है सोलेनॉइड का। तब नेक्स्ट हो जाएगा आपका एम्पियर्स का लॉ। एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ का है, जैसे गॉस लॉ था वैसे ही एम्पियर्स लॉ है। इसमें क्या है, P डॉट डी एल ये किसके बराबर है, म्यू नॉट आई इंक्लोज्ड, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू डॉट आई इंक्लोज्ड के। बस बात खत्म। नेक्स्ट जो आपका आएगा वो है मैग्नेटिक फोर्स यानी MF एक्टिंग ऑन ए मूविंग पॉइंट चार्ज, ऑन ए मूविंग चार्ज। उस पर अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है उस पर दो तरीके के फोर्स लगते हैं, एक तो मैग्नेटिक फोर्स Q इक्वल टू V क्रॉस B और एक इलेक्ट्रिक फोर्स FE, एक FM एक FE यानी QEB लगेगा एक। अब अगर मान लो सर्कुलर V जो है परपेंडिकुलर हो B के, उस केस में जो रेडियस होती है वो होती है MV डिवाइडेड बाई QB। ये फार्मूला आपने मल्टीपल टाइम्स पढ़ रखा है। टाइम ऑफ पिच का फार्मूला T इक्वल टू 2 पाई M डिवाइडेड बाई QB, या फिर R इक्वल टू आपको पता है अगर पिच अलग हो यानी कि हेलिकल पाथ हो, उस केस में क्या हो जाता है, इन केस ऑफ हेलिकल पाथ, ये तो तब था जब ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर ना हो उस केस में R होता है MV साइन थीटा डिवाइडेड बाई QB। और पिच की वैल्यू क्या होती है, ये हेलिकल वाले केस में हेलिकल के केसेस में है ये, और ये किस केसेस में थे, बाकियों के जो जब B और B परपेंडिकुलर है। पिच की वैल्यू कितनी आई, 2 पाई MV cos थीटा डिवाइडेड बाई QB। और उस पर कितना फोर्स नेट एक्ट करेगा, दो फोर्स मैंने बताया, QB क्रॉस B प्लस E। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल और एक मैग्नेटिक फोर्स। अब कोई भी करंट कैरिंग वायर है, फोर्स ऑन करंट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, कोई भी वायर है जिसमें करंट जा रही है, ऑन करंट कैरिंग वायर विल बी व्हाट, will be always equal to IL cross B, simple magnetic moment of current loop, of a current loop, capital M is equal to N I into A। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट P ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड at any point due to magnet is given by B equal to mu naught divided by 4 pi into M divided by R cube 1 plus 3 cos square थीटा। ये सब नॉर्मल फार्मूले, इनको रट के बैठना पड़ेगा आपको, तभी आपका काम बनने वाला है। इसका फिगर देख लो कैसे बनता है, एक तरफ आपका नॉर्थ एक तरफ साउथ, एक डायरेक्शन में इसका एंगल थीटा है, और जो ये डिस्टेंस है ये R और ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है ये P। बस इतने फार्मूले आई थिंक आपके जो ये मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर है इसके लिए सफिशिएंट होने वाले हैं। इससे ज़्यादा एक दो फार्मूले होंगे जो होंगे, इससे ज़्यादा आपको
नहीं देखने। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें सबसे पहला मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इक्वल टू बी डॉट डी एस, जैसे ई डॉट डी एस था जैसे लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एस। फिर फैराडे आते हैं, फैराडे भैया का पहला लॉ आता है। फैराडे भैया का पहला लॉ क्या था, EMF इक्वल टू चेंज इन माइनस डी फाई बी डिवाइडेड बाई डी टी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाला चेंज, इज इट। फिर सेकंड आपका आता है कौन, लेंस का। लेंस के नियम में भी यही कहता है कि जो EMF जो इंड्यूस हुआ है वो उसी का अपोज करेगा जिसकी वजह से वो जनरेट हुआ है। ठीक है। फिर आता है आपका सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का फार्मूला क्या है जी, सेल्फ इंडक्शन का फार्मूला अब तक आपको राइट डाउन कर देना चाहिए, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ई इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा। ठीक है, यानी कि कितना हुआ ये, यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा टी। ये आपका है EMF। अब आप यहाँ से L इक्वल टू लिख सकते हो माइनस E डिवाइडेड बाई डी आई इंटू डी टी। डेल्टा आई बाई टी को आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, सेल्फ इंडक्टेंस के बाद क्या आ जाएगा आपका आ जाता है फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू यही होती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस को आप M से डिनोट कर दो और उसकी जो वैल्यू है E इक्वल टू डी आई बाई डी टी, सेम, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। फिर आप एक और चीज पढ़ने वाले हो कपलिंग कांस्टेंट के बारे में, जहां पे कपलिंग कांस्टेंट से जो रिलेटेड फार्मूला है, कपलिंग कांस्टेंट इक्वल टू M इक्वल टू के अंडर रूट L1 प्लस L2। के जनरली 1 के इक्वल होगा, अंडर रूट L1 प्लस L2, यानी दो इंडक्टर हैं, दोनों के बीच के इंडक्टेंस को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रेट ले ले, वही उनका क्या होगा, कपलिंग कांस्टेंट होने वाला है। ओके, नाइस। और यहाँ पे आपका जो है खत्म हो जाता है आपका EMI। EMI में भी इससे ज्यादा कोई फार्मूले हैं नहीं, थोड़े बहुत फार्मूले हैं सेल्फ इंडक्टेंस के, जो कि आप खुद से भी देख सकते हैं। जैसे कि सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सोलेनॉइड, सोलेनॉइड वाला मैं लिख देता हूँ। सेल्फ इंडक्शन का फार्मूला सोलेनॉइड का है, क्या मैं लिख दूँ, L इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n स्क्वायर A इंटू L। सिंपल। n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे 5v की वैल्यू क्या होगी, b डॉट a, b डॉट ds है, या फिर इसको b डॉट a भी लिख सकते हो आप। b डॉट a को अब मैं पूछ और क्या लिख सकते हो, तो आप मुझे बता दो सीधा कि सर va cos थीटा भी लिख सकते हैं, हमको पता है। बात खत्म यहाँ पे, नेक्स्ट चैप्टर अब। ओके, सो गाइस हम लोग अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ना, सीधा मॉडर्न फिजिक्स पार्ट है, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। मॉडर्न फिजिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है आपके लिए, आप क्लास 12th में मॉडर्न। ठीक है, चलो मॉडर्न में क्या है, सबसे पहला आपका वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का टू एच म्यू नॉट, ये जो म्यू नॉट होती है इसे क्या बोलते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, और जो CS के लिए होता है यानी सीजियम के लिए, ये W की वैल्यू कितनी होती है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात खत्म। अगर मैं पूछूं कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है तो इंटेंसिटी बताओ, इंटेंसिटी का फार्मूला हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू C। ये क्या है, इंटेंसिटी है। बात खत्म। और आइंस्टीन का जो फार्मूला आया था H न्यू इक्वल टू W प्लस K मैक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला था। इसी को आप लिख देते हो क्या, K मैक्स इक्वल टू HC बाई लैम्डा माइनस HC बाई लैम्डा नॉट। और इसी आप जो K मैक्स है इसी को आप सीधा किसके इक्विवेलेंट कर देते हो, सीधा इसी को आप EVS, जहाँ पे E V नॉट इक्विवेलेंट, जहाँ पे इसे क्या बोलते हो, V नॉट को आप स्टॉपिंग पोटेंशियल। फिर एनर्जी ट्रांसफर के केस में 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में, ये आपकी है
जब एनर्जी ट्रांसफर हो रहा उस समय, ठीक है। और फिर आपका जो आएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली की जो वेवलेंथ है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप किसके लिए राइट डाउन करोगे, या फिर एच बाई पी को आप क्या लिख सकते हो, एच बाई एम भी लिख सकते हो। इतना ही नहीं, और एच बाई पी को आप क्या लिख सकते हो, एच बाई पी यानी कि एच बाई 2km अंडर रूट में, जहाँ के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक, ये लिख सकते हो। अब मैं पूछूं यही सेम चीज आप इलेक्ट्रॉन वगैरह के लिए कितना लिखोगे, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के लिए आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो है यहाँ पे मास लिख के उसको डायरेक्टली खुद से निकाल सकते हो। और मैं समझ लो ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप खुद के लिए निकाल के उसको याद करके बैठे रहो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है सीधा, मैं चला जाता हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में आपको सबसे पहले जो रेडियस चीज होती है, रेडियस जो आर एन इक्वल टू क्या होता है, यानी nth ऑर्बिट की जो रेडियस होगी वो किस तरह से वेरी करेगी, वो वेरी करेगी कुछ इस तरह से n स्क्वायर के डिवाइडेड बाई जेड इक्वल टू ए नॉट, जहाँ पे ए नॉट की वैल्यू कितनी होगी 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये होगी रेडियस। रेडियस के साथ एनर्जी कैसे चेंज करेगी, ई एन इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे ई एन की सॉरी ई नॉट लिख लो, ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों ऐसे मुंह जबानी याद कर लो, हर बार एक एक क्वेश्चन इससे आया, कभी रेडियस तो कभी एनर्जी, मैं पहले बता रहा हूँ, ये मुंह जबानी याद करो। फिर वेवलेंथ ऑफ द करस्पेंडिंग स्पेक्ट्रल लाइन 1/λ इक्वल टू r1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये है स्पेक्ट्रल वेवलेंथ के लिए, ठीक। इसके बाद जो एक्स रेज है उनके लिए मिनिमम वेवलेंथ क्या होती है, और एक्स रेज मिनिमम वेवलेंथ, उसके लिए जो फार्मूला आपका बन के आता है लैम्डा मिनिमम इक्वल टू एच सी बाई ई वी, या फिर एच सी को ही आप लिख देते हो 12,400 वोल्ट डिवाइडेड बाई वी नॉट एम्पियर में, सीधा सिंपल है कि नहीं, ठीक। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका आएगा कि जहां पे एवरेज रेडियस हम निकालते हैं, एवरेज रेडियस एटॉमिक में एवरेज रेडियस का जो फार्मूला होता है आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। ए क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर, और आर नॉट क्या है आपकी एवरेज रेडियस, जो कि 1 फर्मी की बराबर होती है, 1 फर्मी, बात खत्म। इसके आगे बाइंडिंग एनर्जी आप लिख लो। बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला, बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियर में जो उसका फार्मूला होता है वो दिया गया होता है बीई इक्वल टू जेड एम पी यानी मास ऑफ प्रोटॉन, n mn, n is number of neutron, mn is the mass of neutron, minus m total mass of atomic mass multiplied by c square। ये आपका क्या हो जाता है, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अब कोई भी सैंपल आपको दिया गया है, उसकी रेडियो एक्टिव वैल्यू यानी एक्टिविटी कितनी है सैंपल के, ये निकालते हैं इस फार्मूले से, एक्टिविटी ऑफ सैंपल दिस इज गिवन बाई ए इक्वल टू ए नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक। और हाफ लाइफ किस तरह से निकालते हैं, हाफ लाइफ यानी कि टी हाफ इज गिवन एट 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा, साथ ही साथ टी एवरेज कितना होता है इसका, टी एवरेज इज इक्वल टू टी हाफ डिवाइडेड बाई 0.693 यानी 1/λ। कोई भी रेडियोएक्टिव मटेरियल है या न्यूक्लियस है जो कि दो प्रोसेस से जा रहा है, ठीक है, एक T1 से और एक T2 से, ठीक है। ये मान लो कोई आपका रेडियोएक्टिव मटेरियल है, यूरेनियम ही मान लो आप इसको। अब मैं पूछूं कि व्हाट विल बी द इफेक्टिव हाफ लाइफ ऑफ द न्यूक्लियस, इफेक्टिव हाफ लाइफ ऑफ न्यूक्लियस, इफेक्टिव हाफ लाइफ ऑफ न्यूक्लियस विल बी व्हाट, 1/t इक्वल टू 1/t हाफ यानी पहले वाले का T1
का प्लस 1/T2 ये होगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और इसके साथ साथ आप लोगों का एक और बचेगा, जैसे आपने एक्टिविटी देख लिया, और एक और फार्मूला बचेगा जो कि होगा ये क्या नाम है, रदरफोर्ड एंड सोडी का जो था एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन क्या था, dN/dt रदरफोर्ड dN/dt इक्वल टू माइनस लैम्डा m। ये इसी के साथ आपका जो है ये मॉडर्न का भी खत्म होता है। मॉडर्न के बाद आपका आ जाएगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में आपके ज्यादा फार्मूले है ही नहीं, गिन चुना के 3-4 फार्मूले हैं, उनको भी याद करके खत्म करते हैं। इसमें सबसे पहले आप जो लिखोगे वो लिखोगे करंट गेन। ठीक है, करंट गेन का जो फार्मूला होगा वो क्या होता है, सबसे पहले इसमें 3 केस, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा यानी कि कॉमन बेस, बीटा यानी कि सी, सीबी, सीई, और ये क्या है आपका सीसी यानी कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमिटर, कॉमन बेस। अब अल्फा की वैल्यू IC/IE, बीटा की वैल्यू IC/IB और गामा की वैल्यू IE/IB होती है। ठीक, अल्फा बीटा गामा आपस में किस तरह से रिलेटेड है वो भी इसी समय देख लो। बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, या और अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। सिंपल बात खत्म। फिर नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का लास्ट फार्मूला चैप्टर का वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन क्या होता है, वी नॉट, ए बी से डिनोट करते हैं, वी नॉट डिवाइडेड बाई वी आर, यानी कि आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई इनपुट वोल्टेज। इसके रेशियो को आप कुछ इस तरह से भी दिखाते हैं, माइनस बीटा ए सी इंटू, यहाँ पे एक और फार्मूला था, और इसका टू गामा 1/1 माइनस अल्फा, इस तरह से लिखते हैं। हाँ, माइनस बीटा ए सी इंटू आर आउट डिवाइडेड बाई आर इन। ठीक है, कोई समझने में दिक्कत? गुड। अब सेमीकंडक्टर तक खत्म हो गया। अब आपका सिर्फ बचा है क्या, ऑप्टिक्स वाले पार्ट। इसको भी जल्दी से निपटा के खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में सबसे पहले वेव से रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अरे भाई क्या हो गया तुम्हें? ओके, सबसे पहले हम लोग रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे, यानी कि रे वाले की बात करते हैं। इसमें दो तरह के आपको पता है, एक मिरर एक लेंस। मिरर में आपको जो पता है दो तरह के मिरर, कॉनकेव और कन्वेक्स। सेम लेंस में भी कॉनकेव और कन्वेक्स। तो सबसे पहले हम मिरर के लिए देख रहे हैं। मिरर के लिए जो फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक, इसके बाद मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला m इक्वल टू माइनस b/u, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। ये फार्मूले के साथ ही आपका जो मिरर का पार्ट है ये यहीं पे खटाक से समाप्त हो गया। ठीक है, मिरर के साथ साथ आपका जो आता है नेक्स्ट आता है लेंस। लेंस के लिए जो फार्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, और जो m होता है वो v/u इक्वल टू i/o। i जो है इमेज है, मतलब जो इमेज की लेंथ है या इमेज की हाइट है, और o मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट या ऑब्जेक्ट की लेंथ या ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है क्या, स्नेल्स का लॉ। स्नेल्स के लॉ की बात करते हैं तो स्नेल्स का लॉ किसके लिए वैलिड है, रिफ्रैक्शन के लिए। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी लाइट आ रही है एक जगह से, इस मीडियम का IN1 है, रिफ्रैक्ट होकर ऐसे कुछ चलेगी, इसका N2 है, तो जितने पे आई कितने पे गई ये सारी चीजें मैटर करेंगी। तो यहाँ पे होता है N1 sin I इक्वल टू N2 इंटू साइन R। बस सीधा सिंपल से इतने पे फार्मूला खत्म। अब कोई भी रे अगर डेंसर से रेयरर मीडियम जाएगी तो जो आपको अपीरेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, x/μ। और अगर वही रे किधर से किधर, रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही, तो जो आपको दिखेगा, जो डी अपीरेंट आपको जो डेप्थ दिखने वाली है वो होगी μ × x।
ओके, ये क्लियर। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके लिए रे को कहाँ से कहाँ, रेयर टू डेंसर मीडियम ट्रेवल करना पड़ता है, और इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, और ANG इक्वल टू 1/sin c इसका जो है फॉर्मूला, डैम श्योर। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं क्या कि रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। देखते हैं इसको, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें होता है μ2 डिवाइडेड बाई v माइनस μ1 डिवाइडेड बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। इसको फिगर से देख लो, इधर का लेफ्ट का आपका μ1, राइट का आपका μ2, इधर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इससे गई रे लाइट कुछ यहाँ पे आकर के आपका जो है इमेज बना दिया। इसके लिए जो है आप लिखते हो, जब रिफ्रैक्शन किसी स्फेरिकल सरफेस से होता है उस टाइम पे आपका जो फार्मूला है वो ये आता है, और उस टाइम के लिए स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए जो आप मैग्निफिकेशन का फार्मूला लिखते हो वो होता है μ1 डिवाइडेड बाई μ2 इंटू v बाई म्यू ना लिख के यू बोलो। लेंस का फार्मूला आपको पता ही है, अगर दो लेंस कंबाइन में रखे गए हों जिनमें दो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स होती हैं, तो वहाँ के लिए जो फोकल लेंथ होगा वो लिखा जाएगा, जो न्यूटन का इस लॉ भी है, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, पावर ऑफ एनी लेंस, अगर मैं बोलूँ कि कोई भी लेंस है उसकी पावर निकालनी है, पावर ऑफ लेंस ये क्या होता है, ये निकलता है P इक्वल टू 1/f, ये मीटर में होना चाहिए, 100/f, तब जो है फोकल लेंथ आपकी सेंटीमीटर में हो सकती है। एफ और एक चीज होती है, F इक्वल टू r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर होती है। इसके बाद आपका आ जाता है सीधा प्रिज्म। अब प्रिज्म में आपको बताना पड़ेगा फिगर के साथ। ये रहा आपका प्रिज्म। प्रिज्म में जो लाइट आती है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। यहाँ से जो निकली थोड़ा सा डिविएट हुई और फिर वापस निकल गई, तो यहाँ पे एक एंगल बनाती है और एक यहाँ पे एंगल। इस वाले एंगल को आप R1 कहते हो और इस वाले को R2। यहाँ का एंगल एपेक्स एंगल A, R1 प्लस R2 मस्ट बी इक्वल टू A, और जो इसमें डेल्टा होना चाहिए, यानी कि जो इन दोनों रे को मिलाने के बाद यहाँ पे बनेगा ये डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, I प्लस I डैश, यानी दोनों जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी पहला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये यहाँ का I, और दूसरा ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस जो यहाँ से निकल रहा है I डैश। I प्लस I डैश इक्वल टू माइनस R प्लस R1 प्लस R2। क्लियर। यहाँ पे आपको मिलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज गिवन एज n इक्वल टू sin A प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2, डेल्टा m जो कि आपका यही डेल्टा है, डिवाइडेड बाई sin A इन बाई 2। ये आपका फार्मूला हो गया प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। ठीक, लास्ट फार्मूला इसमें आता है डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन, एंगल ऑफ डिस्पर्सन। अब मैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन की बात करूं तो इसमें क्या होता है, इसको लिखते हैं आप थीटा। थीटा इज डिनोटेड डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर, और डेल्टा बी डेल्टा आर को भी अगर आप एक्सपेंड करके लिखें तो ओमेगा इक्वल टू डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा बी, यानी कि एन बी माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन माइनस 1। कुछ इस तरीके से लिखते हैं इस फार्मूला को। सो ये रहा आप लोगों का जितना भी अब तक का था इसमें रे ऑप्टिक्स में फार्मूले, वो कंप्लीट होते हैं। आपके कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बचे हैं, ज़्यादा नहीं बचे हैं, वो एक दो ही फार्मूले हैं, कहो तो उसको भी करा ही देता हूँ, क्यों छोड़ना उसको। ठीक, देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आएगा रिजॉल्विंग पावर।
रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर के बाद आता है आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को डी थीटा से और रिजॉल्विंग पावर को आर से डिनोट करो तो आर इक्वल टू 1 बाई डी थीटा होता है। डी थीटा की वैल्यू होती है 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल टी, जहाँ पे कैपिटल डी क्या है, या फिर इसे आप कैपिटल डी भी बोल सकते हो। कैपिटल डी क्या है, दैट इज द diameter of the telescope objective. D theta is the angle subtended by two distant object at objective और lambda is the wavelength of the light. 1 by D theta कितना आ जाएगा, कैपिटल जो रिजॉल्विंग पावर है इसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल D डिवाइडेड बाई 1.22 लैम्डा। ओके, सो अब चलते हैं हम लोग इस पे वेव ऑप्टिक्स पे, जल्दी से इसके बाद खत्म करते हैं। ये रहा आपका वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले आपका क्या आएगा, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में फॉर्मूले कितने, 5 से 6, उसको पढ़ते हैं खटाखट। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस में सबसे पहले आपका क्या आता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फार्मूला आई इक्वल टू, अगर 2 है I1 I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई। कॉस फाई क्या है, इनके बीच का फेज डिफरेंस। खटाक से बात खत्म। अगर आई जो होता है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ए स्क्वायर के एम्पलीट्यूड के, उस वजह से जो आपका आई है, I1 या I2 है, इसको आप किसके रेशियो में लिख सकते हो, A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 स्क्वायर। ठीक, फिर आता है आपका I मैक्स डिवाइडेड बाई I मिनिमम का रेशियो, इसको किस तरह लिखते हैं, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2, इन सारे का होल स्क्वायर कर दो, इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, या फिर इसको लिख देते हैं A1 प्लस A2, जहाँ पे एम्पलीट्यूड है ये A1 माइनस A2, इस पूरे का होल स्क्वायर बाबू सा है, ये रहा। अब आपको ये हो गया। अब मैं लिखता हूँ NH ब्राइट फ्रिंज की के लिए डिस्टेंस, NH ब्राइट फ्रिंज के लिए डिस्टेंस, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होगा आपका x इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस का जो फार्मूला होता है डेल्टा बोलते हैं इसको, ये आता है आपका n लैम्डा, जहाँ पे n क्या होता है 0 1 2 3, करेक्ट। फिर आपका नेक्स्ट आएगा फ्रिंज विड्थ बीटा, फ्रिंज विड्थ को बीटा से लिखते हैं ये लैम्डा D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। फिर आता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, जिसे डिनोट करते हैं डेल्टा से, डेल्टा की वैल्यू आती है बीटा डिवाइडेड बाई डी या फिर लैम्डा डिवाइडेड बाई डी, करेक्ट। इतने के साथ आपका सारा इसमें से लगभग खत्म हो गया है। एक चीज और बताइए कि अगर मान लीजिए कि आपने एक स्लैब डाल दिया स्मॉल टी का स्लैब इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट इन बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, उस सिचुएशन में क्या हो जाता है कि जो फ्रिंज में शिफ्ट होता है उसे डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है बीटा डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, इतना क्लियर। इसके बाद आपका आ जाता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में आपको 2-3 फार्मूले मिल जाते हैं, जहां पे ये इसके बाद खत्म हो जाता है। पोलराइजेशन में आपका आता है ब्रूस्टर एंगल IP प्लस R, ये आपका आ गया पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में आपका आ जाता है IP प्लस R मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, म्यू इक्वल टू tan IP, और लास्ट I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा, मेलस लॉ। इसी के साथ आपका पूरा जो फार्मूलों की लिस्ट थी वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा फार्मूले कुछ बाहर से आने वाले हैं। इतने फार्मूलों का मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, और इन सारे फार्मूले से मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी के साथ, आपके एट लीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन सिर्फ फार्मूलों पे आने वाले हैं, सिर्फ फार्मूलों पे। जिन्होंने इतने फार्मूले पढ़ लिए उनके जो समझ लीजिए 15 क्वेश्चन यानी उनके जो है कहीं नहीं है, आसानी से बना के आओगे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू।